हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। इस बुक के मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, काफ़ी नॉलेजेबल हैं और आप जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको सुन के आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ न्यूज़ एंड व्हाट आर इट्स बेसिक एलिमेंट्स। और गाइस एक चीज़ और देखिए, मैंने आप लोगों का पेपर नहीं बनाया है, ना मुझे आइडिया है। मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो बस इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक्स भी हैं जिसका मेरे पास स्टडी मटेरियल तक नहीं है, सो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, ना कोई मेरा इग्नू से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है कि वहाँ से मुझे पता चल जाए कि किस तरीके का पेपर वो लोग बनाएंगे या क्या कुछ। तो इसका मुझे इतना कुछ भी आइडिया नहीं है, बट स्टिल मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि जितना मैं आप लोगों के लिए मैक्स टू मैक्स कर पाऊँ इस टाइम में, जो टाइम बच रहा है, क्योंकि 26 को एग्ज़ाम है। तो जितना मैक्स टू मैक्स आप लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग में से कोई भी अगर सपोर्ट नहीं कर सकता ना तो ना कीजिए प्लीज़, लेकिन कोई नेगेटिव कमेंट मत करिए। बहुत बहुत सीरियसली अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी सुन के ना। तो यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और अगर आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आता, नहीं पढ़ना, तो आप मत करिए। बट प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना तो उसे नेगेटिव भी नहीं बोलना चाहिए। एंड अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, जिसको भी मैंने बोला है या जो भी सुन रहे हैं उनको सबको पता है कि मैं किसको पॉइंट कर रही हूँ किसको नहीं। तो रियली वेरी सॉरी, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। नाउ देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ न्यूज़ एंड व्हाट आर इट्स बेसिक एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी है, लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें जो वर्ड्स होते हैं ना वो आपको अपने एग्जामिनर के अकॉर्डिंग डालने होते हैं आपकी बुक्स में, और जो आपका आंसर राइटिंग होता है ना उस अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना पड़ता है। अदरवाइज़ न्यूज़ क्या होती है सबको पता है, सबने सुनी हुई है, डेली सुनते हैं न्यूज़, चाहे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वैसे ही चलते फिरते कानों में पड़ जाए, न्यूज़पेपर में हेडिंग्स देख ले, तो न्यूज़ सबने सुनी होती है। तो क्वेश्चन पहला कहता है कि व्हाट इज़ न्यूज़, न्यूज़ होती क्या है और उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। बेसिक एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसको मैं अभी और एक्सप्रेस करूँगी, लेकिन पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ न्यूज़। तो न्यूज़ क्या है? तो बेसिकली न्यूज़ क्या होता है, जो हमारी 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो इन चारों डायरेक्शंस में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो भी इंसिडेंट्स टेक प्लेस हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मीन्स कि हमारे भारत देश के अलावा आसपास की जो भी कंट्रीज़ हैं या जितना भी ग्लोब है ना, ग्लोब में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, आइलैंड्स हैं, जो भी चीज़ें, इवन स्पेस तक की जो बातें कवर करी जाती हैं उसे हम न्यूज़ कहते हैं। जो चाहे कोई इवेंट हो रहा हो, कोई इंसिडेंट हो या कुछ भी ऐसा किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, ह्यूमैनिटी, मानव जाति से रिलेटेड हो सकता है, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो सकती हैं, कोई भी चीज़ है जिस चीज़ के ऊपर जो इवेंट के फॉर्म में कवर किया जाता है, जिसके बारे में बात करी जाती है, उसे हम न्यूज़ कहते हैं। तो ये आप आंसर में अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं कि किसी भी इवेंट को रिपोर्ट करना, या जो इंसिडेंट्स होते हैं आसपास में या पूरी कम्युनिटी में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, या फिर कोई भी जो बातें होती हैं वो सबको हम न्यूज़ कहते हैं। अब जो न्यूज़ के बेसिक एलिमेंट्स है, किस तरीके से आप न्यूज़ को डिफ़ाइन करेंगे, तो वो आप 4 पॉइंट्स की हेल्प से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट आता है पब्लिक इंटरेस्ट, सेकंड है प्रॉक्सिमिटी, थर्ड वन इज़ इमोशन एंड नंबर 4th इज़ कॉन्फ्लिक्ट। 3 तो काफ़ी ईजी हैं, लेकिन प्रॉक्सिमिटी में शायद थोड़ा सा डाउट हो, लेकिन 1 बाय 1 मैं आपको सारा समझाती हूँ पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि जिस चीज़ में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं ना वो ज़्यादा टाइम तक न्यूज़ रहती है और ज़्यादा टाइम तक वो न्यूज़ बनी रहती है। जैसे कि यूजुअली जो लोग होते हैं ना, वो कोई बॉलीवुड अपडेट हो गया या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ जिसमें आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आए, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, तो उस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं ना उसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। या फिर जो प्रॉब्लम्स हो ज़्यादा लेवल पर कम्युनिटी को सोशली इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट डालती है, वो चीज़ों में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लोगों की जानने के लिए भी ज़रूरी है, प्लस उनकी हेल्थ और इकोनॉमी के बेसिस पे भी इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसी न्यूज़ जो होती हैं उसे हम पब्लिक इंटरेस्ट में काउंट करते हैं।
सेकंड आता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है जो रिमोट पार्ट होते हैं ना वर्ल्ड के, रिमोट पार्ट का मतलब जहाँ पे ज़्यादा लेवल पे न्यूज़ नहीं जा पाती, या फिर ज़्यादातर जहाँ पे लोग नहीं होते, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना वहाँ पे उस बारे में जानने में लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी होती है, ज़्यादा लेवल पे वो चीज़ें कवर होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड में जो भी ये फॉरेस्ट वगैरह दिखाते हैं, वहाँ पे वो जाते हैं, विज़िट करते हैं उस जगह को, वहाँ का पूरा टूर करवाते हैं, तो वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, तो लोगों का वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि उन्हें कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सुनने को मिलेगा। अब आपके आसपास के एरिया की जो न्यूज़ होती है या अपडेट्स होते हैं, वो उसको भले ही आप एंटरटेनमेंट बेसिस पे सुन लें, कहीं पे गली मोहल्ले में किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको भले ही आप एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से सुन लें, लेकिन उसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो प्रॉक्सिमिटी में का मतलब यही हो गया। प्रॉक्सिमिटी या फिर जो नियरनेस होती है ना, वो जोग्राफिकल लेवल पे मेजर करी जाती है। कुछ ऐसे जोग्राफिकल इवेंट्स हो रहे हों जो कि ऐसे एरियाज जहाँ पे ज़्यादातर न्यूज़ नहीं जाती, ज़्यादातर लोग नहीं रहते, तो वहाँ की जो न्यूज़ होती है उसको कवर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इमोशंस में। इमोशन में मतलब कि जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है या जो रियल इमोशंस होते हैं जो कि मैसेज में कनेक्ट होते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट लेते हैं। अब इसको एग्जांपल देखिए, जैसे जो ऑडियंस से स्टिच कर दी जाए, जो चीज़ ऑडियंस के साथ में बांधी जाती है, ऑडियंस से रिलेटेड करके बात करी जाती है, या जिसमें जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो लिटिल बिट हो, कम हो, और इसके अलावा उस कम्युनिकेशन को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, तो वो चीज़ें इमोशंस में क्रिएट हो जाती है। न्यूज़ में और भी इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। इमोशंस में क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा राखी के टाइम पे ना टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो राखी से रिलेटेड आती हैं, और आपको पता है कि जो भी प्रोडक्ट सेल्स करते हैं उन सबको पता है कि किस चीज़ की कब डिमांड है, तो उस अकॉर्डिंग जो हमारा कल्चर है ना, इंडियंस में एक चीज़ की वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी लगा सकते हैं कि जो हमारा कल्चर और धर्म होता है ना, उससे रिलेटेड हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो हमारे इमोशंस पे सीधा सीधा स्ट्राइक करता है। वहीं पे कोई ऐसी न्यूज़ हुई हो जिससे आपके इमोशंस हर्ट हुए हो, मानिए जैसे कि हम हिंदुओं में ये चीज़ होती है कि हिंदू धर्म में ना गाय को बहुत माना जाता है, पूजा करी जाती है, तो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो पूरी कम्युनिटी खड़े होने को तैयार हो जाती है। वैसे ही मुस्लिम्स में भी होते हैं, क्रिश्चियंस में भी होते हैं, हर किसी धर्म में ना अपनी कुछ अलग इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, तो उनके इमोशन से रिलेटेड अगर कोई बात होती है, कोई स्टोरी होती है या फिर कुछ ऑथेंटिक बातें होती हैं, तो उसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये इमोशन से रिलेट हो गया। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का आपने सुना था, कॉन्फ्लिक्ट और वॉर चल रहे थे वहाँ पे, तो जो ऑडियंस होती है ना वो बेसिकली जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर जिस तरीके के राइवलरीज होते हैं, मीन्स की लड़ाई झगड़े होते हैं, उनमें लोग ना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और प्लस वो जो इवेंट्स होते हैं ना उनसे अटैचमेंट भी लोगों को ज़्यादा होती है, प्लस रीडर्स का इंटरेस्ट भी दिखता है कि हाँ कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हो, ये सब चीज़ें भी किस में आती है, न्यूज़ में आती हैं। तो आप हर एक टाइप की ना न्यूज़ का एक एक एग्जाम्पल ले लेना, जिससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप अपने आप ही उन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, आप उन चीज़ों को समझा पाएँ। जैसे देखिए अभी जो इमोशंस वाला है, कॉन्फ्लिक्ट वाला, कॉन्फ्लिक्ट का मैंने आपको बता दिया रशिया यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट है, प्लस इसके अलावा जो पब्लिक इंटरेस्ट में आप वो ले सकते हैं, जो अभी असम में बाढ़ आई है तो वो चीज़ भी देखिए लोगों को बहुत उसमें दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, प्लस बारिश इतनी ज़्यादा होती जा रही है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जगह पे फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है, तो ऐसे आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। और इमोशंस में आप जो अभी आपने बार्बर वाला केस सुना होगा, वहाँ पे 2 मुस्लिम्स ने उनको मार दिया तो उनका मर्डर हो गया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के इमोशन से जुड़ी हुई है। हर तरीके के धर्म को ये चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं, तो ये आप आंसर में पॉइंट में लिख सकते हैं, न्यूज़ क्या होती है और उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एन एडिटोरियल एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। एडिटोरियल क्या होता है, जब मैंने ना आपको ये बुक करवाई थी BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके इनको काफ़ी डिटेल में भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आंसर्स भी हाईलाइट करे हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक आप आंसर्स को लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैं एक इंट्रो बेसिस पे दे रही हूँ कि चीज़ें आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएँ और आइडिया लग जाए कि हाँ ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं।
नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एन एडिटोरियल एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस। तो एडिटोरियल क्या होता है? अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली सीजीएल या यूपीएससी, तो वहाँ पे आपको एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस पता होगी। एडिटोरियल बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि न्यूज़पेपर या मैगजीन में आता है, और ये जो एडिटर होते हैं या जो पब्लिशर्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट या प्रॉब्लम या मैटर को देखा जाता है। वही डिसाइड करते हैं कि ये कॉलम कहाँ पे होना चाहिए होता है और कहाँ पे नहीं होना चाहिए होता है। बेसिकली जो ये कंटेंट होता है न्यूज़पेपर का या फिर मैगजीन का, उसको जो लिखा जाता है तो वो यूजुअली 6 से 20 लोगों की एक टीम होती है जो कि रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट होते हैं। वो उसके ऊपर अपने थॉट्स देते हैं और प्रॉब्लम को वो अपने नज़रिए से देखते हैं, प्लस आप लोगों के बिहाफ से भी देख के एक कंक्लूजन देते हैं कि दोनों ही लेवल पे जो कोई प्रॉब्लम है या जो टॉपिक है वो कैसे मैटर ऑफ कंसर्न है। इसके अलावा जो एडिटोरियल होता है उसमें जो रीडर्स होते हैं उनके लिए एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव मिलता है। जो करंट इवेंट या इशू होता है उसके लिए एडिटोरियल को एडिटर ही देते हैं। एडिटोरियल एक नए तरीके का पर्सपेक्टिव देते हैं लोगों को कि क्या करंट इवेंट है या इशू है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आप उनको डिसाइड कर सकते हैं, व्यू पॉइंट्स क्या चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर वर्क किया जाता है। ये चीज़ें होती हैं एडिटोरियल में। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस। जो एडिटोरियल होता है उसके इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं? तो बेसिकली जो एडिटोरियल उसका जो मेन जो इम्पॉर्टेंस होता है वो यही होता है कि टू इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट व्यू पॉइंट्स ऑन इश्यूज दैट मे हैव नॉट बीन कवर्ड इन डेप्थ। लाइक कोई न्यूज़ है, कोई इशू है, करंट इशू हो गया, तो उसको काफ़ी डेप्थ में ना न्यूज़ में कवर नहीं किया गया है, तो उस पॉइंट को वहाँ से पिक करके उसको एडिटोरियल में कंप्लीट करा जाता है, जिससे कि आपको कुछ अलग तरीके के व्यू पॉइंट से आप उन पॉइंट्स को सोच पाएँ, कुछ अलग तरीके के थॉट से आप उस चीज़ को समझ पाएँ। इसके अलावा जो रिपोर्ट होती है न्यूज़ की, कई बार वो इनफ नहीं होती, और जो लोग होते हैं ना वो उस न्यूज़ या उस इशू के बारे में और नई चीज़ें जानना चाहते हैं और नई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हैं, जो कि एक रिपोर्ट या न्यूज़ कंप्लीट नहीं कर पाती। तो उस केस में जो एडिटोरियल होता है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। वो एक पर्टिकुलर ओपिनियन देता है, इशू जो हो, चाहे वो लोकल इंटरेस्ट का हो, नेशनल लेवल पे हो, किसी भी तरीके का इशू, उसके ऊपर एक अच्छा खासा व्यू एडिटोरियल से मिल जाता है। इसके अलावा जो एडिटोरियल होते हैं ना वो रिटर्न फॉर्म में होते हैं, चाहे वो लिबरल हो चाहे कंजर्वेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू हो, लेकिन वो एक रिटर्न फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से जो भी उससे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिलेट हैं, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं तो वो कैसे हैं, या फिर जो पॉलिसीज़ वो लोग लेकर आए हैं, जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट करती है कोई इशू या करंट न्यूज़ को देखते हुए, तो उस टाइम पे वो कितनी पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है, तो ये सब चीज़ें एक एडिटोरियल में कवर अप करी जाती हैं। तो एडिटोरियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपको स्पेशली राइटिंग सेशन पे वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो, किस तरीके से वो यूज़फुल रहे हैं, क्या क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स इन फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर कोई ना फ्यूचर की नहीं सोच सकता। सब लोग जो करंट सिचुएशन चल रही है उस अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर देते हैं, तो कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है उसका, कई बार पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं, लेकिन जो अपोजिशंस होती हैं, जो पार्टी को गिराने की सोचते हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि वो नेगेटिव बातें करें। तो जो एडिटोरियल्स होते हैं उनमें दोनों ही पॉइंट्स को रखते हुए एक कॉमन डिसीजन निकाला जाता है, कॉमन डिस्कस किया जाता है कि जो पॉइंट है उसके ऊपर किस तरीके से आप अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है पॉलिटिक्स में, या क्या वहाँ पे अप टू डेट डेली बेसिस पे हो रहा है, या आसपास की जो वर्ल्ड है, दुनियादारी में क्या चीज़ चल रही है, तो न्यूज़ के साथ साथ वो एडिटोरियल्स पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है जहाँ पे एक ही इशू को उठाया जाता है और बहुत नई नई बातें उससे रिलेटेड बताई जाती हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और नाउ नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंस में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आप ये सब पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, वो जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं रीडर्स को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अलग तरीके से इश्यूज़ को देख सकते हैं, उनके थ्रू ही वो प्रिपेयर करे जाते हैं। और रीडर्स कई बार डिसएग्री भी होते हैं एडिटोरियल से, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे दी या जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दे दिया वो सबका सिमिलर ही हो। कुछ ना एक्सेप्टेशंस आती हैं, कुछ पॉइंट्स लोगों को अलग लगते हैं, कुछ अलग तरीके से वो प्रेजेंट
करना चाहते तो वहाँ पे नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। और बहुत बार होता है कि आप कितना भी अच्छा कर लो, नेगेटिव थॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं होती है। सो यहाँ पे जो एडिटोरियल है या इसके इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन अ साइबर क्राइम एंड इट्स प्रिवेंशंस। आपको साइबर क्राइम पे नोट लिखना है और इसके प्रिवेंशंस लिखने हैं कि क्या होते हैं। और ये क्वेश्चन करवाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो अभी इसका बीच में आपका स्ट्रक्चरल यूनिट वाला सेकंड यूनिट रहती है, और प्लस अभी वीडियोस में थोड़ी सी ना मेरी कम हो गई हैं। वजह ये है कि देखिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हाँ अब ट्यूसडे से ना आपको बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे मैं आपको वीडियोज़ दूँगी। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल काफ़ी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके स्केड्यूल कर दूँगी, जिससे आपको दिन में कम से कम 4 या 5 वीडियोज़ में प्रोवाइड करवा दूँ। खैर 5 तो ज़्यादा हो गई, हाँ, बट 3 वीडियोस का तो मैं डेफिनेटली टारगेट रखूँगी कि आपको कंप्लीट करवा दूँ। और 26 का आपका एग्ज़ाम है, उसकी काफ़ी हद तक मैं प्रिपरेशन करवा दूँ। लेकिन देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ अगर आपके पास में स्टडी मटेरियल है तो वहाँ से भी पढ़ते रहिए, सिर्फ मेरे भरोसे मत रहिए, क्योंकि एक लिमिट तक ही मैं कंप्लीट करवा सकती हूँ, आपको सेल्फ स्टडी तो देनी ही पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन आता है थर्ड, राइट अ नोट ऑन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है और इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इस पर आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि जो साइबर क्राइम है वो क्या है और इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन है साइबर क्राइम। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साइबर क्राइम होता क्या है। वैसे तो जो साइबर क्राइम है ना, साइबर क्राइम मतलब कि जो कि इंटरनेट या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी में, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता जा रहा है, लोग अलग अलग तरीके से करप्शन या फिर क्राइम करने के तरीके ढूंढ ही रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो साइबर क्राइम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। बहुत से लोग इन इश्यूज से रिलेटेड हैं, सीरियसनेस को समझते हैं कि साइबर क्राइम कितना डेंजरस हो सकता है, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट या किसी की लाइफ के लिए इवन डेथ तक की बात आ जाती है। साइबर क्राइम इतना डेंजरस हो सकता है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे भी हैं जो कि इसकी सीरियसनेस को ज़्यादा लाइटली लेते हैं और इसको समझते नहीं है कि हाँ खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो वो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, इनफ प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको फेस भी करनी पड़ जाती है। लेकिन आज का जो टाइम है तो हमें उस टाइम पे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिंपल हैक्स होते हैं जो कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे दोनों तरीके से पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो साइबर क्राइम है उससे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जो आपका डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल पिक्चर्स हैं या फिर जो भी आपका पर्सनल मैसेजेस हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली जो साइबर क्राइम है इसमें क्या लिखेंगे आप आंसर में, व्हाट इज साइबर क्राइम, तो आप यहाँ पे पॉइंट्स में लिख देना चाहे आंसर्स को। तो इसमें जो भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है उससे रिलेटेड जितना भी क्राइम होता है वो सब इसमें इन्वॉल्व होता है, और ये बेसिकली ऑनलाइन मेथड पे किया जाता है, चाहे ईमेल हो या फिर टेक्स्ट मैसेज होते हैं या फिर आपको ऑनलाइन नॉर्मल कॉल करके OTP मांग लिया जाता है, या फिर जो इंटरनेट पेमेंट सर्विसेज होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सी ऐसी फेक वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपके काफ़ी हद तक अमाउंट ले लिया जाता है और फिर बाद में आपको पता चलता है कि ये तो फेक थी। तो इस तरीके से जो साइबर क्राइम है ये चीज़ें करी जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो साइबर क्राइम होता है इसमें बहुत तरीके की चोरी होती है, जैसे कि जो आपका कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर साइट्स के थ्रू आपसे बहुत सारा पैसा वसूल लेना, या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको चुरा लेना, या फिर जो सोशल मीडिया साइट्स पे किसी गलत तरीके की पोस्ट कर देना, पिक्चर्स का मिसयूज़ कर देना, या फिर उस चीज़ के लिए आपको ब्लैकमेल करना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो साइबर क्राइम है ना पैसों के लिए ही किया जाता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आप दे पाएँ, तो ये सब चीज़ें आप साइबर क्राइम में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसके प्रिवेंशंस क्या है, कैसे आप जो साइबर क्राइम है इससे बच सकते हैं। तो पहली चीज़ तो अगर आपको साइबर क्राइम से बचना है तो आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि आप आपके मोबाइल, PC, लैपटॉप में कोई भी वायरस ना आने पाए, क्योंकि कई बार जो वायरस होते हैं वो नेगेटिव वायरस होते हैं जिसकी वजह से आपका डेटा काफ़ी खतरे में पड़ जाता है। या फिर आप कोई साइट्स पे या फिर कहीं पे वेबसाइट पे या किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल श्योरिटी होनी चाहिए कि वो आपसे अवेयर हो और वो सेफ़ हो। आप यूं ही किसी भी साइट्स पे मत जाइए या लिंक्स को शेयर मत करिए, क्योंकि वो भी कई बार बहुत मैसिव आपके लिए डैमेज
कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं जानते किसी वेबसाइट्स को या फिर लिंक्स को जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो रिस्क मत लीजिए, पहले उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। कोई भी चीज़ ऐसे ऑनलाइन पर्पस पे कोई भी जल्दीबाजी में मत करिए जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। और जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या फिर जो आपके पेमेंट के मोड्स होते हैं, तो वहाँ पे जो आपका पासवर्ड होता है, OTP जिसको कहते हैं, OTP आता है, तो वो किसी को शेयर मत करिए, अननोन को स्पेशली, कि आप जानते नहीं पहचानते नहीं। ऐसे ही कंपनी या बैंक से कॉल आ गई तो आप OTP शेयर करें तो काफ़ी रिस्की हो सकता है। और इसके अलावा जो भी आपके पासवर्ड्स होते हैं, जो आपको पासवर्ड खुद से क्रिएट करना पड़ता है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और डिफरेंट पासवर्ड लगाइए। ऐसे जो यूजुअली 1 2 3 4 5 6 या ABCD या फिर कुछ जो आप सिंपल सा पैटर्न बना देते हैं उसे कोई भी हैक कर सकता है, तो ऐसे पासवर्ड्स को अवॉइड करिए। कुछ डिफ़िकल्ट या स्ट्रॉन्ग, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा बनाइए, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि पता चले आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर को आप खुद ही नहीं खोल पा रहे हैं कि आपने क्या पासवर्ड लगा दिया। तो कुछ डिफरेंट और स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि आपके जो हैकर्स हैं ना वो उसको सिंपल वे में हैक ना कर पाएँ और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या जो डेटा है वो काफ़ी हद तक सेफ रहे। इसके अलावा आपको कभी भी जो ऑटो सेव पासवर्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर होता है, तो उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ऑटो सेव आपको कुछ भी नहीं चूज़ करना चाहिए। और अगर आप जैसे कहीं पे जाते हैं, ATM से पैसे निकलवाते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना पिन लॉगिन वगैरह जो भी करते हैं तो उस टाइम पे आपको फॉरगेट करना पड़ता है और वो चीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ों में आप टाइम सेव करने के चक्कर में जल्दबाजी में कर लें, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक से आपका अकाउंट तक खाली होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा कोई किसी पे आपको कितना ही ब्लाइंड ट्रस्ट हो, अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर्स के अलावा अगर कोई बाहर का इंसान है, तो ज़्यादा उसकी बातों में आके कोई भी जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देनी चाहिए, उसको शेयर नहीं करना चाहिए। या जो आपके बैंक डिटेल्स होते हैं, बैंक अकाउंट नंबर हो गया या फिर जो कार्ड का पिन वगैरह होता है, वो आपको कभी भी किसी को भी यूं ही शेयर नहीं करना चाहिए। अगर बहुत बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तभी आप करिए, अदरवाइज जो भी आपके ऐसे ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती हैं उनको आप खुद से करिए। या फिर जो सफरिंग होती है इंटरनेट पे, जब आप साइट्स को यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम या कोई भी सर्च इंजन जब आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो साइट्स के लिंक आते हैं उस टाइम पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी भी साइट पे जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं और क्लिक हो जाए तो आप उसमें कंटिन्यू करे जा रहे हैं। जहाँ आपको एक बार भी स्ट्राइक हो जाए कि ये चीज़ गलत हो सकती है, तो वहीं पर आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। सो माय डियर व्यूअर्स, ये 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए, समझा दिए। आप इस अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। और वैसे मैंने ये बुक पूरी कंप्लीट करवा दी है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप प्लेलिस्ट में जाना, मैंने BEGG 171 के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जहाँ पे आपको इसके सारी यूनिट्स मिल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ में, कुछ अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच इतना मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और सॉरी अगर किसी वजह से मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाई हूँ या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो मैंने पूरी नहीं करी हो, तो उसके लिए सॉरी। बट हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ और आगे लास्ट टाइम तक आपके एग्ज़ाम्स तक मैं आपके साथ हूँ। पूरा ट्राई करूँगी कि आप लोगों की बेस्ट से बेस्ट तरीके से हेल्प कर पाऊँ। और प्लीज़ आप सब अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ स्टडी का टाइम आ चुका है और एग्ज़ाम बहुत पास में है, उसके लिए आप सबको गुड लक। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ हैं। आप सब बहुत बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को करके आएँ। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, हाँ थैंक यू से पहले सॉरी एक बात और सुनिए। आप मुझे कमेंट करिए आप में से किस किस को BPAS 186 के नोट्स चाहिए या आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। तो वेडनेसडे या थर्सडे से मैं उसकी क्लासेस स्टार्ट करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि किसका ये सब्जेक्ट है, BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। तो प्लीज़ इसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।